हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट, जिसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट को किस तरह प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट सीखने से पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप में हम बैलेंस शीट को किस तरह प्रिपेयर करते थे। पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था, जिसके आप हेडिंग लिखते थे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च देन ईयर, जिसके लेफ्ट साइड में आप लायबिलिटीज को लिखते थे एंड राइट साइड में आप एसेट्स को लिखते थे। एसेट्स के अंदर हम नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स को लिखते हैं एंड लायबिलिटी साइड के अंदर हम करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल को लिखते थे। और इस तरह हम पार्टनरशिप के केस में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। नाउ इन केस ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो वर्टिकल होता है, जिसके अंदर हम फर्स्ट लायबिलिटीज को लिखते हैं एंड सेकंड हम एसेट्स को लिखते हैं। कंपनीज के अंदर लायबिलिटीज को इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहा जाता है एंड कैपिटल को शेयर होल्डर फंड कहा जाता है, जिसमें आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। कंपनी के बैलेंस शीट में हम सबसे पहले शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, देन नॉन करंट लायबिलिटीज को लिखा जाता है एंड देन करंट लायबिलिटीज को लिखा जाता है एंड एसेट के केस में सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं एंड देन करंट एसेट्स लिखते हैं। और ये आपके सभी चेंजेस हैं इन केस ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए अब हम कंपनी के बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट इन केस ऑफ कंपनी में बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल होता है, जिसके अंदर आप सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, देन आप हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च देन ईयर, देन आप फॉर्मेट को प्रिपेयर करेंगे। कंपनी के बैलेंस शीट में आपके टोटल 4 कॉलम होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आप पर्टिकुलर्स लिखते हैं, सेकंड कॉलम में आप नोट नंबर लिखेंगे, थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे करंट ईयर एंड फोर्थ कॉलम में आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर। देन पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में टोटल 4 मेजर हेड आते हैं, जिसमें फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज करंट लायबिलिटीज। देन इन सभी मेजर हेड के अंदर हम सब हेड्स को लिखते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, जिसके अंदर 3 सब हेड है, फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड थर्ड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देन नॉन करंट लायबिलिटीज की 4 सब हेड हैं, जिसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सेकंड इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, थर्ड इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसी तरह करंट लायबिलिटीज के भी 4 हेड है, जो नॉन करंट लायबिलिटीज के जस्ट अपोजिट है, जिसमें फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, सेकंड इज ट्रेड पेबल्स, थर्ड इज अदर करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और इस तरह आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज कंप्लीट होता है, जिसको लिखने के बाद आप टोटल करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। देन इसके नीचे हम एसेट्स को लिखेंगे। एसेट्स में आपके 2 मेजर हेड होते हैं, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड करंट एसेट्स। देन नॉन करंट एसेट्स में हम सब हेड्स को लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स, जिसकी 4 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स, सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स, थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फोर्थ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन सेकंड सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फोर्थ इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड फिफ्थ इज अदर नॉन करंट एसेट्स। इसी तरह करंट एसेट्स के सब हेड्स हैं, फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड इन्वेंट्रीज, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिफ्थ इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड सिक्स्थ इज अदर करंट एसेट्स। और इसी तरह आपका एसेट्स का पार्ट भी कंप्लीट होता है एंड देन आप टोटल करते हैं। तो ये आपका कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट है।
जिसके फर्स्ट फेज में हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज को लिखते हैं एंड सेकंड फेज में हम एसेट्स को लिखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट को याद करने के लिए आपको 2-3 बार कंपनी की बैलेंस शीट को लिख करके याद करना पड़ेगा। नाउ हम एक एक करके इन सभी हेड्स एंड सब हेड्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले आपका सब हेड आता है शेयर कैपिटल। जब भी क्वेश्चन में आपसे शेयर कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप वर्किंग नोट बनाएंगे, जिसे हम कंपनी की केस में नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आप सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखेंगे एंड देन सेकंड कॉलम अमाउंट का होता है। इसके अंदर आप फर्स्ट शेयर कैपिटल लिखते हैं, जिसका नंबर आप बैलेंस शीट में नोट नंबर के कॉलम में लिखेंगे शेयर कैपिटल के सामने फर्स्ट। देन इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होगी वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में सॉल्व करेंगे। शेयर कैपिटल में आप सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल की डिटेल लिखेंगे, जिसमें कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं उनको लिखा जाएगा। देन आप इशूड कैपिटल लिखेंगे। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी पब्लिक को परचेज करने के लिए ऑफर करती है। देन इशूड कैपिटल के बाद आप सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं, जिसमें आपके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिसमें आप शेयर्स एंड अमाउंट की डिटेल लिखेंगे, जिसमें आप उन शेयर्स को लिखेंगे जिनसे आपको सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है। एंड सेकंड इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जिसमें आप उन शेयर्स को लिखेंगे जिनसे आपने कम पैसे मांगे थे या जिन शेयर होल्डर्स ने आपको कम पैसे दिए हैं। मीन्स आप इसमें से कॉल्स एंड एरियर्स को लेस करेंगे। देन अगर आप किसी शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो उससे रिलेटेड अमाउंट को आप ऐड करेंगे एंड देन ओवरऑल अमाउंट को आप आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। और ये वो अमाउंट होता है जिसको आप बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। अभी आपको इस फॉर्मेट को सिर्फ याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन टर्म्स को और अच्छे से समझना है तो आप चैप्टर नंबर 7 इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। अभी आपको इस फॉर्मेट को सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर हम कंपनीज के रिजर्व एंड सरप्लस को लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट है कैपिटल रिजर्व, सेकंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, थर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फोर्थ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फिफ्थ रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्स्थ शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड सेवंथ अदर रिजर्व। ये सभी आपके रिजर्व्स होते हैं एंड लास्ट इज सरप्लस। नाउ हम एक एक करके इन सभी की मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व। कंपनी में नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा जब भी इन ट्रांजेक्शन की हेल्प से प्रॉफिट को अर्न किया जाता है तो उसे हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किए गए रिजर्व को ही हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो अगर कंपनी किसी एसेट को सोल्ड करती है या किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करती है या फिर फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करती है या फिर डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है और इन सभी ट्रांजैक्शन से अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसी को हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। द नेक्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बारे में आपको सिर्फ याद रखना है कि ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका कोर्स में नहीं है। थर्ड इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 7 इश्यू ऑफ शेयर्स में देख सकते हैं। फोर्थ इज डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 9 रिडम्पशन और डिवेंचर में देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व, जिसका हम मीनिंग देखते हैं। It is a reserve which is created to reflect the true value of the assets when the market value of the certain category of assets is more or less than the book value. इसका मीनिंग है कि जब भी कंपनी की किसी फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उस चेंजेस को शो करने के लिए और एसेट की ट्रू वैल्यू दिखाने के लिए कंपनी एक रिजर्व क्रिएट करती है, जिसे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं। आपको क्लास 12th के लेवल पर सिर्फ इस मीनिंग को याद रखना है। आपसे रिवैल्यूएशन रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट,
जिसका हम मीनिंग देखेंगे। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का मीनिंग है इट इज अ रिजर्व विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉयज अंडर ESOP। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ESOP का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम और प्लान। इस स्कीम के अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर को परचेज करने का ऑफर देती है। इस स्कीम के अंदर जो इश्यू प्राइस होती है वो मार्केट वैल्यू से हमेशा कम होती है। मान लेते हैं कंपनी की इश्यू प्राइस 60 है पर शेयर जो वो एम्प्लॉयज को ऑफर कर रही है, जबकि इन्हीं शेयर्स की मार्केट वैल्यू 100 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इश्यू प्राइस एंड मार्केट प्राइस में 40 रुपीज़ का डिफरेंस है। इसी 40 रुपीज़ के डिफरेंस के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे हम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर कंपनी जो शेयर्स एम्प्लॉयज को ऑफर करती है उनके इश्यू प्राइस एंड मार्केट प्राइस के डिफरेंस को हम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में शो करते हैं। द नेक्स्ट इज अदर रिजर्व, जिसके अंदर हम सिर्फ जनरल रिजर्व को लिखते हैं। तो ये आपके सभी रिजर्व्स होते हैं। द नेक्स्ट है सरप्लस, जिसका हम मीनिंग देखते हैं। सरप्लस का मीनिंग है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, बोनस शेयर्स एंड ट्रांसफर टू और फ्रॉम रिजर्व एक्सेट्रा। यहाँ इसका मीनिंग है कि सरप्लस को सिंपली हम कंपनी का नेट प्रॉफिट कहते हैं जो सभी डिविडेंड, बोनस शेयर्स को पे करने के बाद बचता है। यहाँ आपका एक नोट है जो आपको याद रखना है, विच इज डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शोन एज नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस। इसका मतलब है कि अगर कंपनी नेट लॉस अर्न करती है तो उस केस में नेट लॉस को ब्रैकेट में शो किया जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये नेगेटिव है। इसको आपको एसेट साइड में शो करने की जरूरत नहीं है जो हम पार्टनरशिप के केस में करते थे। आपको सिंपली ब्रैकेट में शो करना है अगर कंपनी कभी भी नेट लॉस अर्न करती है। और इस तरह आपके रिजर्व एंड सरप्लस के सभी पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी का नेक्स्ट सब हेड है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, जिसका मीनिंग है अ शेयर वारंट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट issued by a public company which gives the holder the right to acquire certain number of equity shares specified therein at a later date। इसके अंदर कंपनी पब्लिक को कुछ वारंट्स इशू करती है। इस वारंट के अंदर कंपनी स्पेसिफाइड शेयर्स को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर स्पेसिफाइड डेट पर आगे जाकर इशू करेगी, जिसके लिए पब्लिक अप्लाई करती है। क्योंकि इन शेयर्स पर अभी अलॉटमेंट करना बाकी है, इसलिए कंपनी इन वारंट पर रिसीव किए गए अमाउंट को मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में लिखती है। और इस तरह आपके शेयर होल्डर फंड के तीनों सब हेड्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। अब इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।